तो चलिए, जनता टीवी परिवार की तरफ से सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं हैं, शुभेच्छा है। खबरों में आगे बढ़ते हुए महाशिवरात्रि का ही रुख करते हैं। सबसे पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। भक्त भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आए। उनकी ओर से जलाभिषेक किया जा रहा है। तो वहीं मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर भी कोरोना संक्रमण से बचने के पर्याप्त उपाय नजर आए। सभी भक्तों को हाथ सैनिटाइज कराने की व्यवस्था की गई थी। कोरोना काल की तरह इस समय भी मुख्य मंदिरों में फूल माला नहीं चढ़ाने दिया गया है, लेकिन शिवालयों में जलाभिषेक की अनुमति दी गई है। तो ये आपको काशी विश्वनाथ के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में आप उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें देख पाएंगे कि आज महाशिवरात्रि पर कैसा है। उत्तर प्रदेश का रंग शिवमय नजर आ रहा है, चाहे फिर वो बदायूं जिला हो, वाराणसी, ललितपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी या फिर बुलंदशहर। शिव शक्ति के सम्मेलन का दिन है महाशिवरात्रि। 101 साल बाद महाशिवरात्रि पर अद्भुत संयोग बना है। महाशिवरात्रि पर पूजा होती है बेहद कल्याणकारी। मान्यतानुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। मृत्युंजय मंत्र या फिर शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं और अपने इष्ट को याद कर सकते हैं। तो देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। शिव के भक्त मंदिरों के बाहर लाइन में खड़े हैं। तो वहीं कुंभ के पहले शाही स्नान के दिन जहां भक्तों का तांता लगा देखा गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में महादेव की पूजा अर्चना करते, जलाभिषेक करते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर से ये तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने मानसरोवर मंदिर में पूजा अर्चना की है, जलाभिषेक किया है। तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद अहम आज के मौके पर। जटाकटाः सम्भ्रमा प्रमन्दलिम्पनेश्वरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनी। तो ये आपको बता दें कि यूपी के संभल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों से तंग आकर शेयर किया है। हालांकि नेहा नाज उर्फ निशी नाम की इस महिला के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने के बाद संभल पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और उसे एक गलत कदम उठाने से रोक लिया गया है। आपको बता दें कि पीड़िता ने वीडियो में कहा कि अगर वो आत्महत्या करती है तो उसके जिम्मेदार उसके ससुराल वाले होंगे, उसका पति होगा, क्योंकि उन्होंने ही ये कदम उठाने के लिए उसे विवश किया है, मजबूर किया है। आपको बता दें, नेहा ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के डीजीपी, एडीजी और संभल पुलिस को टैग करते हुए आरोपी पति समेत ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। तो आपने सुना ये महिला किस तरीके से जो है बता रही है कि क्या कुछ उसके ऊपर बीती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। चमन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आयशा साफ तौर पर इशारा कर रही है कि ससुराली जनों और पति की तरफ से दहेज की मांग की जा रही थी, इसी के चलते उनके पिता की भी जान गई है। चमन, आप तक मेरी आवाज जा पा रही है? चलिए ठीक है, चमन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि नेहा नाज को दूसरी आयशा होने से फिलहाल बचा लिया गया है और अब आगे पुख्ता कार्य को अंजाम भी दिया जा रहा है। तो जहां सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई वादे और कड़े रुख अपना रही है, तो वहीं फतेहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। फतेहपुर से थाना कल्याणपुर के
मरादीपुर रोड के पास एक युवती का जलता हुआ शव मिला है। शव जलता देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी तस्दीक दी। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं, इतनी निर्मम हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए सभ्य समाज में इस तरीके की तस्वीरें सामने आना समाज का क्रूर पक्ष दिखाती है। तो वहीं लखनऊ में मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह और उसके साथी की हत्या में साजिशकर्ता पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में जान का खतरा लगने लगा है, जिसके बाद धनंजय सिंह की अर्जी पर उसको फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। आपको बता दें कि जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे बाहुबली को अब फतेहगढ़ जेल में माफिया वाराणसी के सुभाष ठाकुर और मुन्ना बजरंगी की बागपत जिला जेल में हत्या के आरोपित सुनील राठी के साथ रखा जाएगा। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। आनंद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? धनंजय को अपनी जान का डर लगने लगा है और आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ट्रांसफर करने के लिए? देखिए, बाहुबली धनंजय सिंह जो कि जौनपुर के पूर्व सांसद हैं और उन पर अजीत सिंह मर्डर केस में केस चल रहा था, काफी दिनों से फरार कर रहे थे। हालांकि बड़े नाटकीय ढंग से उन्होंने प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन उस दौरान उन्होंने एक अर्जी भी दाखिल की कि उनको जान का खतरा सेंट्रल जेल में हो सकता है। तो इसलिए प्रशासन ने यानी जिला प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई थी। उसमें प्रदेश सरकार ने कहा कि उनको प्रयागराज सेंट्रल जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। उसी को लेकर आज सुबह तकरीबन 10 बजे इनको स्थानांतरित कर दिया गया है। ऐसा ये पहला मामला नहीं है। विजय मिश्रा भी अपनी जान का खतरा बता चुके हैं, उनको भी ट्रांसफर किया गया था, लेकिन धनंजय सिंह भी आज सुबह ही उनको ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने भी अपने जान का खतरा बताया था, लेकिन अब उनको फतेहगढ़ जेल में ट्रांसफर किया गया है। अब पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनको सुबह भेजा गया है। अब उनको उस जेल में रखा जाएगा। हालांकि इस मामले में जेल प्रशासन या सेंट्रल जेल वाले कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चोरी छुपे ये बात कही जा रही है या उनको जान का खतरा है या यहाँ का जो सुरक्षा कारण है उसकी वजह से भी ट्रांसफर किया गया है। बिल्कुल, जो है उसकी वजह से भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन अहम बात यह कि कितनी सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया जब वो ट्रांसफर किए जा रहे थे इस दौरान, आनंद राज? देखिए, जब किसी भी ऐसे जो हाई प्रोफाइल नेता हैं, क्योंकि इनका प्रोफाइल काफी बड़ा है, पूर्व सांसद रह चुके और बाहुबली और माफिया भी कहे जाते हैं, तो ऐसे में ऐसे लोगों को प्रदेश सरकार काफी सुरक्षा मुहैया करा रही है और उनको लगता है कि कुछ भी अगर बीच में हो जाता है तो प्रदेश सरकार पे सीधा निशाना है। तो इसको लेकर उनको यहाँ प्रयागराज सेंट्रल जेल से फतेहगढ़ ले जाने में भारी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। कई थानों की फोर्स, हर बॉर्डर पर जितने भी बॉर्डर आते हैं हर जिले के पुलिस फोर्स को बताया गया था। एक बॉर्डर की पुलिस उसको दूसरे बॉर्डर छोड़ती, दूसरे बॉर्डर वालों को वो फॉलो करते थे। उसके बाद यानी कई थानों के फिर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उसको फतेहगढ़ भेजा गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के जरिए बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनावों के लिए सियासी जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनावों के लिए जिला और मंडल स्तर के बाद बीजेपी प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर के संपर्क अभियान की शुरुआत लखनऊ से करेगी। गोसाईगंज से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ये शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री से लेकर सांसद, विधायक और पार्टी के बड़े से बड़े नेता गाँव गाँव जाएंगे, चौपाल लगाते नजर आएंगे। तो अनूप हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मीटिंग के रिगार्डिंग? देखिए पूजा, बीजेपी लगातार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तक सक्रिय है और लगातार तैयारियां चल रही, बूथ स्तर तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से विपक्ष निशाना साध रहा था बीजेपी को लेकर, चाहे गन्ना किसान को लेकर हो या फिर पूरब की पश्चिम पूरब से वो ग्राम पंचायत चौपाल लगाते गाँव में किसानों के किसान का जो बिल है उसको बताएंगे किस तरीके से। चलिए अनूप, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। खबरों में हम आगे बढ़ेंगे। अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि पंचायत चुनावों को लेकर के बीजेपी ने कमर कस ली है और
आपको अभी हाल ही में हमने बताया था कि किस तरीके से 3 लेवल पर जो है तैयारियां हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज मीटिंग ली है गोसाईगंज में, और मीटिंग में ये तय हुआ है कि गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, क्योंकि सरकार अगर गांव की बनानी है तो शुरुआत भी और अंजाम भी वहीं से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत आयोजित की जा रही है, जिसके चलते राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों के बीच महापंचायत में वो पहुंचे। गाजियाबाद में किसान महापंचायत में पहुंचने पर जयंत चौधरी का जोरदार स्वागत किया गया, तो वहीं उनके आगमन पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। जबकि किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी किसान महापंचायत में शामिल होंगे। लेकिन यह अभी हाल ही की बात नहीं है, यह आगे की बात है। जी हां, सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो है वो मथुरा में 17 मार्च से लेकर के 18 मार्च को लगने वाला है। पार्टी ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 19 मार्च को बाजना में बुलाई गई पंचायत के लिए दोनों दल संयुक्त तैयारी कर रहे हैं। सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 17 और 18 मार्च को मथुरा में होगा। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष रामरस पाल पौनिया ने बताया है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के किसान पंचायत को सफल बनाए जाने की तैयारियां कर रहे हैं। 19 मार्च को बाजना में किसानों की महापंचायत का आयोजन होगा। महापंचायत में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ हुंकार भरते नजर आएंगे। सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर 17 और 18 मार्च को मथुरा में होगा। सपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर किसान पंचायत को सफल बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत गोरखपुर पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का भव्य स्वागत भी किया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर राकेश टिकैत ने पत्रकारों से एक सवाल के जवाब में कहा कि आंदोलन और तेज किया जाएगा, पूरे देश के किसानों से हमें सहयोग चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के लोगों से सपोर्ट मांगने आया हूं। साथ ही साथ सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसानों को हम सावधान कर रहे हैं, वो अपने ट्रैक्टर तैयार रखें, कभी भी सड़कों पर उतरने की योजना बन सकती है। बलिया में एक प्रोग्राम था, बड़ी पंचायत थी वहाँ पे, और वहाँ पाई और पूर्वांचल में ये पंचायतें शुरू हो गई है। पूरे देश भर में हम जा रहे हैं। जो धरना दिल्ली में चल रहा है उसकी सपोर्ट मांगने यहाँ से आए। ये लोग तैयार रहें, कभी भी इनको दिल्ली आना पड़ सके, और जब भी यहाँ पे प्रदर्शन की संयुक्त मोर्चा कॉल करे तो उसके लिए तैयार रहे। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में वो नहीं मिल रही। 3 बिल जो भारत सरकार लेकर आई वो पूर्ण रूप से खराब बिल है, किसानों को नुकसान होगा। और बहुत बिल इस तरह के हैं, तो ये सारे इशू हैं और अपने आंदोलनों को और तेज हमको करना पड़ेगा। तो वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक अपनी सेवा देने वाले पूर्व आईएएस और आईपीएस अफसर भी कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को इसका लाभ बताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। सरकार ने बड़े पदों पर रहे अफसरों के साथ में कहा है कि कृषि कानून जो है उनको लेकर के कोई अपने मन में भ्रम ना रखे। नए कृषि कानून से किसानों को लाभ होने वाले हैं। सरकार मंडियों को ई नाम से जोड़कर किसानों की आमदनी को बढ़ाना चाहती है। इसके साथ ही अफसरों ने कहा कि किसानों के इस आंदोलन से किसानों के साथ ही आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। तो वहीं पूर्व अधिकारियों ने किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। है आंदोलन से आम जनता को परेशानी हो रही है। अब किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं समाप्त कराने की कवायद सरकार की तरफ से तेज होती जा रही है और इस कवायद में अब पूर्व आईएएस और आईपीएस अफसरों को भी जोड़ा जाएगा। पिता की दिन रात की मेहनत को गोरखपुर के एक बेटे ने साकार कर दिखाया है। आर्थिक तंगी के बावजूद बेटे की पढ़ाई चाट का ठेला लगाकर पिता ने पूरी करवाई। आज बेटा विवेक कुमार ने परचम लहराकर पिता के साथ जिले का नाम भी रोशन किया है। देखिए।
कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कहते हैं इंसान में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो वो कोई भी मुकाम हासिल कर लेता है। ठीक इन्हीं पंक्तियों की बानगी गोरखपुर में भी देखने को मिली है। गोरखपुर के रहने वाले एक होनहार युवक ने अपने जज्बे से न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि जिले के नाम पर भी 4 चांद लगा दिए और बता दिया कि अभाव कभी सफलता के रास्ते में रोड़ा नहीं हो सकते। गोरखपुर में चाट का ठेला लगाकर जीविका चलाने वाले विजय गुप्ता के बेटे विवेक ने जेईई मेन की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। बेटे की सफलता से पूरा परिवार खुश है, जैसे बेटे के नहीं बल्कि खुद के सपनों को पंख लग गए हों। सोमवार को जेईई मेन का रिजल्ट आने के बाद बिहार की मूल निवासी बशारतपुर में किराए के मकान में रहने वाले विजय गुप्ता के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। जब उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे विवेक गुप्ता ने जेईई मेन की परीक्षा में 99.91% हासिल करके श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। विवेक, आपने कितनी तैयारी की और कहाँ पढ़ा आपने और माता पिता के कितना सहयोग रहा है आपके साथ? जी, मैंने जेईई मेंस जब उसकी डेट आई थी उसके 1 महीने पहले से लगभग दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई रेगुलर करता रहा और जब भी ऐसा थोड़ा 2-3 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा आधे घंटे का ब्रेक लिया 15 मिनट का और फिर पढ़ने बैठ गया और ऐसे करते करते दिन में लगभग 10-12 घंटे पढ़ लेता था और फिर रात को सोता था। फिर अगले दिन सुबह यही रूटीन होता था और बीच में ये रूटीन ब्रेक ना हो इसको देखने के लिए मेरे घर पे गार्जियन मौजूद थे, मेरे भैया थे, मेरे मम्मी पापा और मेरे जो हमसे बड़े वाले भैया हैं। कहने का मतलब गोरखपुर आपने टॉप किया है, कैसा महसूस हो रहा है और आगे क्या करने की जो है सोच रखा आपने, आगे क्या करेंगे? जी, ये जो मैंने पेपर दिया था जेईई मेंस का जिसमें मेरे 99.91 इसके बाद का जो ये जेईई एडवांस उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम ये सोच रहे हैं कि उसमें कम से कम 1000 के अंदर अगर मेरा रैंक आ जाए तो ताकि आईआईटी में अच्छे ब्रांच में हम एडमिशन ले सकें। विवेक का सफर काफी कठिनाई भरा रहा है। बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए विवेक के पिता ने रास्ते में आई सारी दुश्वारियों का बखूबी सामना किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आज परिणाम सबके सामने है। विवेक के सफर का तब पता चला जब हमारे संवाददाता ने विवेक के घर पहुंचकर उनसे खास बातचीत की। जनता टीवी के लिए गोरखपुर से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर सचिवालय के एक संविदा कर्मी विशाल ने सुसाइड नोट में लेडी आईपीएस पर गंभीर आरोप लगाकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। ट्रेन की पटरी पर युवक का शव 2 टुकड़ों में बरामद हुआ है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा कि मैं बेकसूर था, मुझे देह व्यापार के रैकेट में 2017 बैच आईपीएस प्राची सिंह ने फंसाया है। का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, एक बच्चा उसी से घर चल। तो अनूप हमारे साथ राजधानी से लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा हुआ है अनूप? देखिए पूजा, पूरे मामले पर जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआती दौर में जांच के आदेश दिए, लखनऊ कमिश्नर के ठाकुर ने जांच दिए थे और 2 घंटे बाद एक प्रेस नोट जारी कर दिया जिसमें लिखा था कि उसमें लिखा था कि प्राची पर लगाए जो आरोप हैं वो गलत हैं, वो डिप्रेशन में था व्यक्ति, इसी वजह से उसने ऐसा सुसाइड किया है। लेकिन उसके परिवार वालों ने अभी अलीगंज थाने में पहुंचकर वहां पर जो एक प्राची के खिलाफ एप्लीकेशन दिया था और उसके बाद फिर वहां पर जो पुलिस ने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया और उनको थाने से बाहर जाने को कहा है। अब परिवार इधर उधर भटक रहा है, उसको न्याय की तलाश है। हालांकि परिवार का कहना है कि जो विशाल के को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट का सहारा लेंगे, लेकिन लगातार जिस तरीके से प्राची के जो आरोप लगे थे उस पर लगातार कहीं न कहीं प्राची आईपीएस अधिकारी हैं फंसती नजर आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुसाइड नोट में लिखा गया था उसके बाद परिवार को सामने आना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि पुलिस जिस तरीके से वहां पर पहुंची थी उसके बाद जो विशाल ने सुसाइड किया, सुसाइड नोट में साफ साफ तौर से प्राची का नाम उस पर लिखा हुआ था और पूरी
घटना का जिक्र था, किस तरीके से घटना वहां पर हुई थी, किस तरीके से विशाल वहां पर मिले थे और क्या क्या उन पर आरोप लगे थे और किन आरोपों के आहत होकर इतना बड़ा कदम उठाया कि अपना जान उन्होंने देना पड़ा। अब फिलहाल इस मामले पर जिस तरीके से पुलिस ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए प्राची को क्लीन चिट दे दिया है, अब देखना यह होगा कि प्राची को और साथ ही साथ उसके परिजनों ने जो ये परिवार को इनिशिएटिव लिया है किस तरीके अनूप, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के इस बार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।